यस गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? भैया मैं बता दूं, मैं एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। लेकिन भैया तुम्हारे बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटेम्प्ट आ रहा है मई 21 में और सीए इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे लिए ले आया है क्या? तुम्हारे लिए ले आया है केस स्टडी डाइजेस्ट, जिसके अंदर नई केस स्टडीज हैं, केस सिनेरियोज हैं और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आपको दे रखे हैं। आप लोग जानते हैं केस स्टडी के अंदर ओवरऑल पूरे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसको कवर कर लिया जाएगा और पूरे टॉपिक को कवर करके आप लोगों के साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है। केस सिनेरियो मतलब एक छोटा सा टॉपिक पकड़ेंगे और छोटे से टॉपिक के ऊपर ये केस स्टडी बना करके पूछेंगे, छोटी सी केस स्टडी बना के पूछेंगे, दैट विल बी कॉल्ड केस सिनेरियो। और बेटा तीसरा है स्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जहां पर लंबे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपसे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये तीन पार्ट में इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट जो है वो यहां पर इशू कर दिया है। और अब आप लोगों को ये केस स्टडी डाइजेस्ट जो है ये आप लोगों को एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है। बच्चे बोलते हैं सर ये तो इंस्टीट्यूट ने नाइंसाफी कर दी है, सर इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो दोस्त, जिंदगी में हमें ये सब चीजें देखने के दो नजरिए हैं। या तो हम लोग यहां पर बैठ करके इंस्टीट्यूट को गालियां दे सकते हैं, चिल्ला सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने लास्ट मोमेंट पे ये केस स्टडी डाइजेस्ट निकाल दिया है, और आप और मैं, हम दोनों को पता है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। अब अपने को ये लग रहा है कि यार इंस्टीट्यूट ने नाइंसाफी कर दी, लास्ट मोमेंट पे केस स्टडी इशू कर दी, अब अपन बैठ करके और अपन इंस्टीट्यूट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। कुछ वीडियो तुम बनाओ, कुछ वीडियो मैं बनाता हूं और ऐसे हम लोग टाइम पास कर देंगे और अंत में इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और एग्जाम आएगा और एग्जाम के अंदर आप लोगों को पास नहीं हो पाओगे, आप लोग फेल हो जाओगे। तो नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। और अगर दूसरा रास्ता अपना ले अपन लोग, और दूसरा रास्ता क्या है कि भैया ये जो केस स्टडी डाइजेस्ट है इसके अंदर टोटल क्या 49 ही तो क्वेश्चन आए, तो ये जो 49 क्वेश्चन है इन 49 क्वेश्चन को और प्रिपेयर कर लेते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं, काम खत्म। अगर उसके बाद इंस्टीट्यूट अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम पूछेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आराम से जवाब दे देंगे। हमने ये भी कर लिया। दोस्तों मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग ज्यादातर समय प्रॉब्लम्स की बात करने में बिता देते हैं, और अगर हम लोग वही टाइम सिर्फ सॉल्यूशन में को सोचने में लगाएं तो हम लोगों को उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिल सकता है। तो भैया मैं भी यहां पर इधर उधर की फालतू बातें नहीं करूंगा, और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी आप लोगों के साथ में कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं करने वाला। मैं इंस्टीट्यूट को कोसने वाला नहीं हूं कि इंस्टीट्यूट ने लास्ट मिनट पे निकाल दिया। भैया इंस्टीट्यूट ने मेरे सामने जो भी मटेरियल रखा है मैं उस मटेरियल को प्रिपेयर करके जाऊंगा और बिल्कुल उसे प्रिपेयर करने में ही अपना टाइम लगाऊंगा। इंस्टीट्यूट ने क्यों इशू कर दिया, क्या इशू कर दिया, इसमें दिमाग मुझे नहीं लगाना। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्ट है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं। ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सारे जो स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन है, केस सिनेरियो, केस स्टडी, में सारी चीजें आप लोगों को करवाने वाला हूं। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जैसे ही मैं इसका वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो मई 21 या नवंबर 21 है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है, तो अभी भैया फास्ट ट्रैक बैच के ऊपर ऑफर चल रहा है। आप लोग जल्दी से ये फास्ट ट्रैक बैच का जो ऑफर है इसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का अटेम्प्ट लेटर ऑन है, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर में है या फिर आप लोगों का अटेम्प्ट मई 22 नवंबर 22 में है या उसके भी आगे है, तो आप लोग रेगुलर बैचेस जो हैं वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आइए मेरे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये बताओ कि आप हमें पढ़ाने वाले क्या हो। सबसे पहले आप हमें केस स्टडी पढ़ाओगे, केस सिनेरियो पढ़ाओगे या स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाले हो? तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आप लोगों को करवाऊंगा स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन, देन आई विल बी टेकिंग केस सिनेरियो एंड देन आई विल बी टेकिंग केस स्टडीज। ठीक है, तो मैं उल्टे ऑर्डर में चलता हुआ आऊंगा और उल्टे ऑर्डर में चलते हुए हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये मैं यहां पे निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग ये प्रिंट आउट जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
आपके पास केस स्टडी डाइजेस्ट जो है उसका प्रिंट आउट ऑलरेडी आपके पास है, और ये मानते हुए मैं यहां पर ये क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। ये लीजिए। तो बेटा आप लोगों को पेज नंबर 104 आईसीआई का जो स्टडी मैट है, सॉरी ये जो केस स्टडी डाइजेस्ट है, इसमें पेज नंबर 104 आप लोगों को निकालना है। और पेज नंबर 104 निकालने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेरे साथ में आप लोग रीड करना शुरू कर दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पूरी की पूरा ये जो अमेंडमेंट क्लास बोल लो आप इसको, या सप्लीमेंट क्लास बोल लो, ये वाली क्लास क्योंकि मे 21 के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करूंगा। हम लोग अपना फुल स्पीड मेंटेन करेंगे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। मैं ये सवाल आपको पूरी डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, रीडिंग नहीं लगवाऊंगा, मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को सवाल सॉल्व करवाऊंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ में ये क्वेश्चंस प्रॉपर्ली करने, अगर हो सके तो एक रजिस्टर जो है वो आप सेपरेट बना लो जिसमें आप लोग मेरे साथ में सारे क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सोर्स इज अ फर्म एंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बेस्ड हाई वैल्यू एक्सोटिक आर्टिफैक्ट टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट मार्केट। ठीक है, तो भैया अपनी जो फर्म है वो ग्लास बेस्ड मतलब कांच पे आधारित कुछ आर्टिफैक्ट बनाने का काम करती है, और हम सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। आगे कहता है its major supply thus go to retail shops in shopping malls in cities like New Delhi, Mumbai, Chennai, where artifacts put on display with a premium price tag। ये कह रहा है कि हम लोगों ने अपने जो दुकानें खोल रखी है, रिटेल स्टोर खोल रखे हैं, वो बड़े बड़े मॉल्स में खोल रखे हैं, और जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो भी हमने बड़ी सिटीज को टारगेट किया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम लोग प्रीमियम कैटेगरी का माल बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें ज्यादा अमीर लोगों के बीच में जाना होगा, और ज्यादा अमीर लोग कहां मिलेंगे? मेट्रो सिटीज में। तो हमने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में अपने जो आर्टिफैक्ट हैं ये मॉल्स के कई रिटेल स्टोर में डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। अच्छा, और हमने प्रीमियम प्राइस टैग पे रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब महंगा वाले। ठीक है। एफएस सोर्सेस मोस्ट ऑफ इट्स ग्लासवेयर कंपोनेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर in Delhi and assembles the same in small dimensional structure within its shop floor। ठीक है, हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट हम एक लोकल सप्लायर से दिल्ली में लेते हैं, और बाद में हम अपनी शॉप फ्लोर पर उसे असेंबल करके माल तैयार कर लेते हैं। Later these artifacts are given exotic designs and embedded with glitter stone, fritter and other such items by 5 well-trained artisans in the shop floor। ऑब्वियस ही बात है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एग्जॉटिक डिजाइन दे देते हैं, उसके ऊपर जो महंगे पत्थर हैं वो हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, ग्लिटर्स हम लोग उसके ऊपर लगा देते हैं, और ऐसा करके हम उस आर्टिफैक्ट को बहुत ही सुंदर रूप दे देते हैं, और तब जाकर, और ये सारा काम हमारे 5 वेल ट्रेन्ड आर्टिसंस के द्वारा किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। The sale in the past 6 months have not shown an encouraging trend and working capital is in crunch position। अच्छा, तो भैया ये पिछले 6 महीनों में जो हमारी सेल है वो काफी गिर गई है, और बेटा हमारी जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है वो काफी क्रंच है। देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल पोजीशन में क्रंच कैसे आता है? जब आप लोग माल लगातार बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, और माल बिक नहीं रहा, तो होता क्या है कि आपकी वर्किंग कैपिटल स्टॉक के अंदर घुसती जाती है, और क्योंकि ये स्टॉक आगे बिक नहीं रहा तो आपको वापस कैश नहीं मिल पाता। तो आपका जो स्टॉक है वो बिल्डअप होता जाएगा, आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप होती जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल इस इन्वेंट्री के अंदर घुसती चली जाएगी। तो बेटा यहां पर वर्किंग कैपिटल धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाती है, स्टॉक के अंदर घुस जाती है, और आपके पास कैश और डेटर के रूप में कोई पैसा नहीं बचता। ये उसकी बात कर रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ एफएस रिसीव्ड द फीडबैक फ्रॉम most of the mall owners that this demand crisis is due to reduced footfalls। और बेटा जो हमारे मॉल्स के मालिक हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो डिमांड रिड्यूस हो रही है ये इस वजह से रिड्यूस हो रही है क्योंकि अब मॉल्स के अंदर फुटफॉल कम हो गया है। आप तो जानते हैं कोरोना में क्या हुआ, लोगों ने मॉल्स के अंदर गए ही नहीं, लोगों ने मॉल्स के अंदर जाना ही बंद कर दिया, और बेटा लोग क्योंकि बाहर निकल नहीं रहे, मॉल्स के अंदर जा नहीं रहे, फुटफॉल ही कम हो गया,
तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिफैक्ट की जो डिमांड है वो तो गिरनी है। अच्छा, द करंट पोजीशन ऑफ एफएस इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। क्या है भाई? ये आर्टिफैक्ट 1 के बारे में जानकारी है, ये आर्टिफैक्ट 2 के बारे में जानकारी है। अच्छा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 3000 और 6000। रेंट टू बी पेड टू मॉल पर यूनिट। बेटा एक यूनिट के लिए मॉल वालों को अपने को रेंट कितना देना पड़ता है? 50 रुपीज और 55 रुपीज। फैसिलिटेशन कॉस्ट टू बी पेड टू मॉल पर यूनिट कितना? 10 और 15। प्रेजेंट लोअर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेटा अभी हमने अपनी सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट कर दिया है और अभी हमारी जो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है वो कितनी चल रही है? 2350 और 4800। मतलब जरा देखो, आर्टिफैक्ट 1 में हमने 650 का डिस्काउंट कर रखा है और आर्टिफैक्ट 2 में हमने करीब 1200 का डिस्काउंट कर रखा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर पर यूनिट आपको दे रखा है 900 और 1120। कॉस्ट ऑफ असेंबली पर यूनिट अपने को दे रखी है 500 और 650। आर्टिसन कॉस्ट पर यूनिट अपने को दे रखी है 700 और 1000। वेरिएबल ओवरहेड अपने को दे रखा है 200 और 240। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आप तो जानते हैं बेटा भली प्रकार से कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट अगर आपको दिया गया है तो ये जानकारी नहीं, ये धोखा है। आप लोग जानते हो जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आपको दिया जाता है वो बेटा बेसिकली रिकवरी रेट है, ये प्रिजम्पटिव रेट है, ये रियल खर्चा नहीं है। आप तो जानते हो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा टोटल में लगता है, ये कभी भी यूनिट वाइज नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है ये जानकारी नहीं है, ये तो धोखा है। ठीक है, ये रिकवरी रेट है और रिकवरी रेट आप लोग जानते हो ये प्रिजम्पटिव रेट्स होती हैं, ये रियल रेट नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कभी यूनिट वाइज लगता ही नहीं है, ये तो हमेशा टोटल में लगता है। ठीक है सर। इन्वेंट्रीज इन मॉल। बेटा इन्वेंट्री इन मॉल में कितनी यूनिट पड़ी है? 621 यूनिट पड़ी है मॉल के अंदर और इसकी 121 यूनिट पड़ी है मॉल के अंदर। गजब। मतलब आप जरा ध्यान से देखो कितना बड़ा स्टॉक हमारा मॉल के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब हमारी कितनी वर्किंग कैपिटल स्टॉक के अंदर उलझी पड़ी है। गुड आर्टिसंस आर हार्ड टू फाइंड एंड द आर्टिसंस दैट आर एम्प्लॉयड विद एफएस आर एसोसिएटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, अच्छे आर्टिसंस मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो अपन लोग सभी लोग जानते हैं। साथ में ये भी बोल रहा है कि ये जो आर्टिसंस है वो हमारे साथ में लॉन्ग टर्म बेसिस पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो गिविंग एनी टेम्परेरी ले ऑफ इज नॉट पॉसिबल। तो इन आर्टिसंस को नौकरी से निकालना या टेम्परेरीली अपनी प्रोडक्शन लाइन को बंद करना ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब मेरी बात को सुन रहे हो? यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने इस लाइन में आपको ये बता दिया है कि जो हमारे लेबरर हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, उन्हें नौकरी से निकालना ऑप्शन नहीं है। मतलब आप जो भी जवाब दे रहे हो उस जवाब को देते टाइम आप ये ध्यान रखना कि वर्कर्स को नौकरी से निकालना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपसे रिक्वायर किया जा रहा है एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इन करंट सिनेरियो। बेटा आपको मैनेजमेंट को एडवाइज करना है करंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, मतलब जो अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है इसके बारे में आप लोगों को जो ये है मैनेजमेंट है उसे एडवाइज करना है, सुझाव देने हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर अपने को सॉल्व नहीं करना, यहां पर अपने को सिर्फ एडवाइज करना है। अब एक बात जरा ध्यान से देखो सब बच्चे इधर, अगर मैं एक बार तुमसे पूछूं कि यार मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताओ, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे निकाल के बता सकते हो? देखो मैं गोला लगा देता हूं और पेन का कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ये रेंट का खर्चा पर यूनिट दे रखा है, तो बेटा मॉल ओनर हमसे पर यूनिट रेंट ले रहा है, तो बेटा ये भी वेरिएबल कॉस्ट है 50। बेटा फैसिलिटेशन कॉस्ट भी पर यूनिट लग रही है 10, ये भी वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर 900 पर यूनिट, ये भी वेरिएबल है। बेटा 500 असेंबली कॉस्ट, ये भी वेरिएबल है। बेटा आर्टिसन की कॉस्ट 700, ये भी वेरिएबल है। और बेटा हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है 200, वो भी वेरिएबल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां पर आ रही है 2360। तो अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो आ रही है 2360। और ध्यान से देखो कि बेटा अभी आप इसे डिस्काउंट के बाद बेच कितने में रहे हो? 2350 में बेच रहे हो।
तो आप इसे डिस्काउंट के बाद में 2350 में बेच रहे हो, इसका मतलब भाई इसे बेचने में आपको 10 रुपीज पर यूनिट का अभी लॉस चल रहा है। मतलब आप ये जो आर्टिफैक्ट वन अभी बेच रहे हो डिस्काउंट के बाद में, अगर देखा जाए, मैं फिक्स्ड ओवरहेड की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि फिक्स्ड खर्चा फिक्स्ड ही है, तो उसमें दिमाग लगाना बेकार है। हम लोग कभी भी उन खर्चों में दिमाग नहीं लगाते जिनको हम बदल नहीं सकते। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक ऐसा खर्चा है जिसको मैं बदल नहीं सकता, तो मैं उसमें दिमाग भी नहीं लगा रहा। मैं तो बोल रहा हूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2360 और मैं माल बेच रहा हूं 2350 में, मतलब मैं इसे 10 रुपए के नुकसान में माल को बेच रहा हूं। ठीक है, अगर आप इधर देखें तो भाई 55 प्लस 15, लो भाई 55 प्लस 15 प्लस 1120 प्लस 650 प्लस 1000 प्लस 240। तो बेटा मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 3080। तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 3080 और मैं इसे बेच कितने में रहा हूं 4800 में। तो आप मुझे बताइए बेटा कि हमारा प्रॉफिट पर यूनिट कितना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो बेटा हमारा प्रॉफिट पर यूनिट कितना है 1720, ये हमारा प्रॉफिट पर यूनिट है। इसका मतलब आर्टिफैक्ट वन को बेचने में हमें नुकसान है, आर्टिफैक्ट टू को बेचने में हमें नुकसान नहीं है, आर्टिफैक्ट टू को बेचने में हमें प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट भी ठीक है 1720 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एडवाइस करना है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए का लॉस पर यूनिट हो रहा है, तो टोटल मुझे लॉस होने वाला है 6210। ठीक है, 621 यूनिट में 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मुझे लॉस होने वाला है 6210। और बेटा इधर की मैं बात करूं, अगर मैं आर्टिसन टू की बात करूं, ये तो वन की बात है, अगर मैं आर्टिफैक्ट टू की बात करूं तो एक यूनिट बेचने में मुझे 1720 का प्रॉफिट है और मेरे पास स्टॉक है 121 यूनिट का। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 208120 का। तो बेटा मुझे यहां पे 208120 का प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। तो यहां पर अब अपने को यहां पर एडवाइस करना है। अब मेरी बात को सुनो, सबसे पहला मेरी एडवाइस रहेगी रेंट के लिए। अगर आप यहां पे देखें तो रेंट मुझे 50 और 55 रुपीज का रेंट पे करना पड़ रहा है। सबसे पहला मैं मॉल ओनर्स के साथ में नेगोशिएट करूंगा और मैं मॉल ओनर्स को बोलूंगा कि देखो भाई हमारा जो बिजनेस है ये थोड़ा वीक चल रहा है, अभी आपको मालूम है आपके मॉल के अंदर भी फुटफॉल बहुत कम है और हमारे आर्टिफैक्ट की डिमांड नहीं आ रही है, तो हमें थोड़ा सा जो रेंट का खर्चा है आप इसको या तो माफ कर दो कुछ दिनों के लिए या फिर आप इसको कम कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिफैक्ट वन के लिए रेंट को नेगोशिएट करेंगे। अब रेंट को नेगोशिएट किया और अगर उन्होंने रेंट को कम कर दिया तो हमारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है वो लॉस खत्म हो जाएगा, तो हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मॉल का ओनर अगर रेंट को कम करने के लिए एग्री नहीं करता तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है, हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम लोग आर्टिफैक्ट वन को जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट को हम लोग जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को नुकसान रेंट के रूप में हम लोगों को नुकसान ना हो। एक बात को समझो, ये जो माल है ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये जो माल है ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहां पर जो खर्चे लगने थे वो सारे के सारे लग चुके। अब तो ये रेंट का जो खर्चा है ये मुझे बार बार पे करना पड़ेगा। जब तक मेरा ये माल बिक नहीं जाता तब तक मुझे रेंट का खर्चा पे करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि या तो मॉल के ओनर के साथ में रेंट को कम करवा लो, और अगर रेंट को कम नहीं करवा सकते तो फिर इस माल को जल्दी से जल्दी बेच दो ताकि आपको और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। पहला रास्ता। नंबर 2, आप एक काम करो, ये जो आर्टिफैक्ट वन है अभी थोड़े टाइम के लिए आप टेम्परेरीली आप इसका प्रोडक्शन बंद कर दो, आप इसको टेम्परेरीली बंद कर दो। तो जो आपका आर्टिफैक्ट वन है इसको अब आप और मत बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिफैक्ट वन ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है आप ऑलरेडी इसे लॉस पर बेच रहे हो, और ऑलरेडी अगर आप इसे लॉस पर बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अपने को इसे और नहीं बनाना चाहिए।
तो जब तक मार्केट ठीक नहीं हो जाता, जब तक मॉल के अंदर फुटफॉल नहीं बढ़ जाता, जब तक आप अपनी नॉर्मल प्राइस चार्ज करना शुरू नहीं करते, तब तक के लिए आप लोग आर्टिफैक्ट 1 को बनाना बंद कर दो। और साथ ही साथ आप एक और काम ये कर सकते हो कि आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंदर इनोवेशंस लेकर के आओ। और बेटा प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर इनोवेशन लाकर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करो। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर आर्टिफैक्ट 1 को बनाना टेम्परेरीली क्लोज कर दो, और पहले आप वो तरीके ढूंढो जिसको लगाकर आप अपने आर्टिफैक्ट 1 की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओ। क्योंकि अगर आर्टिफैक्ट 1 की कॉस्ट को आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो इसे और बनाने का फायदा नहीं है। एक तीसरा और आखिरी रास्ता जो आप लोगों के पास मुझे नजर आता है वो ये कि आप लोग आर्टिफैक्ट 2 के साथ में आर्टिफैक्ट 1 का कॉम्बो ऑफर बना के दे दो। ठीक है, मतलब आप आर्टिफैक्ट 1 के साथ में आर्टिफैक्ट 2 का कॉम्बो ऑफर जो है वो बना करके दे दो। और कॉम्बो ऑफर अगर आप बना करके दोगे तो ये माल आसानी से बिक जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आर्टिफैक्ट 2 जो है उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो आर्टिफैक्ट 2 के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बो बना करके बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्बो बना करके बेचने पर ये माल आपका जल्दी बिक जाएगा और आपको नुकसान भी कम से कम होगा। तो भैया एक बात मुझे बताओ, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि यहां पर आप लोग अपनी राय दो कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि आर्टिफैक्ट 1 के लिए आप मॉल के मालिकों से बात करो, उनसे बोलो कि भैया रेंट को कम कर दो। अगर वो रेंट कम कर दे तो बहुत बढ़िया है, रेंट कम नहीं करते तो आप इसे जल्दी से जल्दी बेचने का प्रयास करो। नंबर 2, आप आर्टिफैक्ट 1 के प्रोडक्शन का जो तरीका है उसमें आप इनोवेशंस लेकर के आओ। आप वहां पर काइजन लगाओ और आप लोग वहां पे इनोवेशन लगा करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो आपका ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तीसरी बात आती है कि आप लोग तीसरी बात आती है कि जब तक आप लोग अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहे तब तक आप इसके प्रोडक्शन को रोक लो। ठीक है, उसके अलावा जो माल आपके पास पड़ा हुआ है इस माल को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए आर्टिफैक्ट 2 के साथ में आप कुछ कॉम्बो ऑफर बना दो, और कॉम्बो ऑफर बना करके आप आर्टिफैक्ट 1 को जल्दी से जल्दी जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसको बेचकर खत्म करो। ठीक है, तो ये रास्ते आप लोगों के पास में हो सकते हैं। खत्म सवाल, बात खत्म। ठीक, आओ जल्दी से एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है, From the circumstances in present scenario, it is clear that FS is facing a muted demand for its product due to reduced footfalls। बिल्कुल भैया, फुटफॉल जो है वो रिड्यूस हो गया और फुटफॉल रिड्यूस होने की वजह से हमारा माल बिक नहीं रहा। This may be primarily due to slowdown in the associated market for premium product that have only exotic value। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है बेटा, जिन सामानों की एग्जॉटिक वैल्यू है वो वाला जो माल है उसकी डिमांड इन दिनों गिर गई है और डिमांड गिरने की वजह से हमारा माल बिक नहीं रहा है। आर्टिफैक्ट 2 इज हैविंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बेटा आपने देखा था ना कि आर्टिफैक्ट 2 के अंदर हमें 1720 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है इवन एट द लो प्राइसेस। आर्टिफैक्ट 1 इज हैविंग नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और आर्टिफैक्ट 2 जो है उसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है कितना, -10। यहां पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है कितना, 1720। Therefore the management of FS should consider the following points। और बेटा अब FS के मैनेजमेंट को ये सारी की सारी बातें कंसिडर करनी चाहिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ठीक करने के लिए। सबसे पहला, रीनेगोशिएट विद मॉल ओनर्स ऑन रेंटल कॉस्ट। जो आपके मॉल ओनर्स हैं उनके साथ में आप रेंट को लेकर के रीनेगोशिएट करो, उनसे दोबारा बातचीत करो, उनको बोलो कि भैया तुम्हारे मॉल के अंदर फुटफॉल बहुत कम चल रहा है, डिमांड बहुत कम आ रही है, तो अपना रेंट कम करो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन द मैनेजमेंट हैज नो चॉइस बट टू सेल आर्टिफैक्ट 1 एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एज अर्लीएस्ट एज पॉसिबल। तो ये कह रहा है कि अगर वो रेंट कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो रेंट कम करने के लिए तैयार नहीं होते तो अपने पास में सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या है कि अपन इस आर्टिफैक्ट 1 को जल्दी से जल्दी बेचकर इसका मामला खत्म करें। ठीक है, पहला। दूसरा सुझाव, दूसरा रास्ता,
टू प्रमोट आर्टिफैक्ट 1 बाय मेकिंग अ कॉम्बो ऑफर विद आर्टिफैक्ट 2 एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप आर्टिफैक्ट 2 जो है वो अच्छी प्राइस पे बिक रहा है, तो आप आर्टिफैक्ट 2 के साथ में इसका कॉम्बो ऑफर बना दो और डिस्काउंट देकर के दोनों को कॉम्बो में बेच दो। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिफैक्ट 2 is still able to generate profit on a stand-alone basis. Hence, a combined offer may help to boost its sagging sale. और ये कह रहा है कि भैया जो आर्टिफैक्ट 2 है वो अभी भी मतलब इतने स्लो डाउन के बावजूद वो अपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब उसकी अच्छी खासी डिमांड अभी भी मौजूद है। तो आप दोनों का कॉम्बो ऑफर बना करके निकाल दो तो आपका ये माल जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑफर क्या है? Discontinue of further production of artifact 1 should be done only on a temporary period. बेटा आप एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आप आर्टिफैक्ट 1 का प्रोडक्शन बंद कर दो। जब तक, कब तक टेम्परेरीली, कब तक? जब तक आप इनोवेशंस और काइजन लगाकर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम नहीं कर लेते या मार्केट दोबारा रिवाइव नहीं कर लेता, तब तक के लिए आपको आर्टिफैक्ट 1 जो है उसका प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। सुनो, द वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी पुट ऑन होल्ड and the management should rigorously find out cost cutting methods in its assembly shop. हमारे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस रखा है उसको भी अभी होल्ड पे डाल दो, उसे कंप्लीट मत करो और पहले अपनी शॉप फ्लोर को एनालाइज करो, इनोवेशन लेकर के आओ और अपनी कॉस्ट को कम करने का प्रयास करो। ठीक है, इन स्ट्राइविंग टू रीच कॉस्ट गोल्स, myriad managerial techniques and tools like value analysis, Kaizen costing, Six Sigma can be used. ठीक है, अब कॉस्ट को कम करने के तरीके जो हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पढ़ रखे हैं थियरी में। ठीक है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। These techniques are being used to control cost in order to meet the target without compromising the quality and value to be derived from the product. और ये कह रहा है कि हम लोग जो कॉस्ट को कम करने के लिए ये काइजन लगाएंगे, सिक्स सिग्मा लगाएंगे, वैल्यू एनालिसिस लगाएंगे, इसमें हमारा सारा फोकस रहता है वेस्टेज को खत्म करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के पर्पस, प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करना। तो ये सारी बातें तो ठीक है, ये तो सारी बातें क्या होता है इधर उधर सजाने के लिए लिख दी अपन ने। मेन बात क्या है कि या तो आप मॉल के ओनर के साथ में रेंट को कम करवाने के लिए नेगोशिएट करो, कम कर दे बहुत बढ़िया, नहीं तो माल को जल्दी से बेचकर खत्म करो। नंबर 2, आप आर्टिफैक्ट 2 के साथ में आर्टिफैक्ट 1 का कॉम्बो ऑफर बनाकर निकाल दो, क्योंकि आर्टिफैक्ट 2 की डिमांड आ रही है, साथ में डिस्काउंट पर अगर अपन आर्टिफैक्ट 1 को निकालेंगे तो ये जल्दी बिक बिका के खत्म हो जाएगा। नंबर 3, हमें आर्टिफैक्ट 1 की कॉस्ट को कम करने का प्रयास करना है, इनोवेशंस लेकर के आने, काइजन लगाना है, सिक्स सिग्मा लगाना है, वैल्यू एनालिसिस लगाना है, कॉस्ट को कम करने का प्रयास करना है, और जब तक हमारी कॉस्ट कम नहीं हो जाती तब तक के लिए हम लोग आर्टिफैक्ट 1 का प्रोडक्शन टेम्परेरीली बंद कर दें, क्योंकि और माल बनेगा तो और लॉस निकलेगा। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहां पर जो 3 सुझाव दिए, इन तीनों सुझाव में से किसी भी सुझाव में मैंने आर्टिसंस को नौकरी से निकालने की बात नहीं की, क्योंकि सवाल के अंदर पहले ही आपको मना कर दिया गया था कि आर्टिसंस को नौकरी से निकालना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखो मैंने आप लोगों को जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताया था वो यहां पे निकाल के रखा है, आप ध्यान से देख लो। 621 यूनिट का माइनस 10 रुपीज के हिसाब से 6210, और बेटा कितनी यूनिट थी? 121 यूनिट का 1720 के हिसाब से प्रॉफिट, तो 1720 इंटू 121, ये 208120, ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर इन्होंने पता नहीं अजीब से तरीके से कैलकुलेशन करके निकाला है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा बताया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालकर अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो वो मैंने यहां पे निकाल दिया है। ठीक है, डन। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं? हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोग पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझा दो। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगले लेक्चर में वो वाला सवाल आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब आप लोग मेरे साथ में निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या हम लोग
बहुत सारे सवाल करेंगे बेटा जी। मैंने बता दिया कि हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक दिन में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अपने ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ओवर अ नंबर ऑफ लेक्चर्स में इन सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर फिर भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी और कम से कम लेक्चर में आप लोगों के लिए ये पूरा कोर्स कवर करूं, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ में और बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द सूप लिमिटेड ऑफर्स अ रेंज ऑफ ब्यूटी पार्लर सर्विसेज लाइक हेयर केयर, बॉडी केयर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन केयर एटसेट्रा। इट हैज 150 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। और बेटा पूरे देश भर में हमारे ये ब्यूटी पार्लर कितने फैले हुए हैं? 150। द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन ऑल द रीजन, ठीक है। ईच सेंटर ऑपरेट ऑटोनोमसली एंड मैनेजर्स आर एबल टू ऑफर कस्टमाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। हर एक सेंटर जो है वो ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है, मतलब पूरी स्वतंत्रता के साथ में, पूरी पावर के साथ में ऑपरेट करता है, और जो मैनेजर्स हैं उनको ये परमिशन दी जाती है कि आप कस्टमाइज्ड ऑफर निकाल सकते हो। इसका मतलब एक बात को समझो, हम यहां पर अपने मैनेजर्स को प्रॉफिट कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम उन्हें पूरी पावर दे रहे हैं कि आप स्टैंड अलोन बेसिस पर, ऑटोनोमस बेसिस पर आप अपने पार्लर को रन कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप अपनी सर्विसेज के ऊपर कस्टमाइज्ड ऑफर निकालना चाहें तो कस्टमाइज्ड ऑफर भी निकाल सकते हैं। हेड ऑफिस आपको इसके लिए किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। वेरी गुड, ये वाली बात ध्यान रखना। आगे सुनो। सूप्स मिशन स्टेटमेंट इज टू इंस्पायर एंड एनहांस ब्यूटी बाय यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बेटा हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि हम लोग इंस्पायर करते हैं, एनहांस करते हैं ब्यूटी को अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो, हमारे मिशन में ही, हमारे मिशन स्टेटमेंट में ही एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों की खास बात की जा रही है। टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट विद क्लाइंट्स, सूप वांट्स टू प्रोवाइड देयर क्लाइंट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद एम्फेसिस ऑन। अब ध्यान से देखो, हम अपने क्लाइंट्स के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा एम्फेसिस किस पर है? सर्विस कस्टमाइजेशन। मतलब हम आपको उसी प्रकार की सर्विस देंगे जैसा आपको नीड है। नंबर 2, प्रोफेशनलिज्म। मतलब हम अपना काम पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ में करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटे बिठा रखा है, हम आपको परफेक्ट टाइम देंगे। जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पर आपको आपकी ब्यूटिशियन जो है वो फ्री मिलेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपको सर्विसेज मिलेंगी। हम अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। वर्क एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम जो भी सर्विसेज आपको दे रहे हैं उनके लिए हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम लोग परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी सर्विस में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। क्लाइंट्स फीडबैक। हम लोग लगातार क्लाइंट का फीडबैक लेते हुए रहेंगे, और क्लाइंट का फीडबैक हम लोग लेंगे। मतलब आपने देखा होगा बहुत बार जब हम लोग होटल में जाते हैं या फिर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पर भी हम लोग किसी स्पा वगैरह में जाते हैं तो हमसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है, और उसमें हमसे रेटिंग दिलवाई जाती है कि आप 10 में से हमें कितने मार्क्स देना चाहते हैं। तो 10 में से कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं वो भी हमसे भरवाया जाता है। तो हम क्लाइंट से फीडबैक फॉर्म जो है वो भी भरवाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है वो आगे क्या कहता है। आगे कहता है द कंपनी हैज डेवलप्ड अ वेबसाइट वेयर इट क्रिएट्स ब्लॉग, पोस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू ब्यूटी टिप्स। बढ़िया। तो बेटा हमने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां पर हम लोग ब्लॉग्स पोस्ट करते रहते हैं, और जो ब्यूटी टिप्स है उनसे रिलेटेड हाई क्वालिटी मटेरियल जो है वो भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। वेबसाइट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सोशल मीडिया टू रीच कस्टमर्स। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है वो हमने फेसबुक पेज और उस पर इंस्टाग्राम पेज, ये सब कुछ हमने कनेक्ट कर रखा है ताकि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी पब्लिक तक पहुंच पाए। ओके। इफ अ कस्टमर सर्चेस सूप सर्विसेज ऑन सर्च इंजन, इट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट्स टू द प्लेस ऑफ नियरेस्ट सर्विस सेंटर। और बेटा हमने इस तरह का गूगल एडवर्ड वगैरह में इतना सब हमने वो कर रखा है, हमारी वेबसाइट की प्लेसमेंट इतनी अच्छी आती है कि अगर कोई भी कस्टमर हमारी सर्विसेज के बारे में पता करता है तो जो भी नियरेस्ट सेंटर है
उसका एड्रेस उसे वहीं पर गूगल सर्च में मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया। सूप्स ऑल सर्विसेज आर प्रेजेंटली बुकिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल। क्या बात है यार, ये बहुत जोरदार बात है। ये बोल रहा है रूप जो है उसकी जितनी भी, सूप जो है उसकी जितनी भी सर्विसेज है उन सब की बुकिंग ऑनलाइन होती है। मतलब वॉक इन वाला कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्यूटी पार्लर में कोई भी चलता फिरता सड़क से आदमी आया और घुस करके बोले कि भैया आ जाओ मेरा मेकअप कर दो। नहीं, हमारी पूरी की पूरी बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग है। अच्छा, रिजल्ट फॉर वन ऑफ द सेंटर रूप आर गिवन बिलो। बेटा हमारा एक सेंटर है जिसका नाम है रूप, उसकी जानकारी, उसका डेटा हमने आपको नीचे दे रखा है। द कॉलम हेडेड सेंटर शोज द एवरेज फिगर्स ऑफ ऑल सेंटर्स। और ये कह रहा है कि जो दूसरा कॉलम जिसका हेडिंग हमने दे रखा है सेंटर, वो दरअसल सारे सेंटर्स का एवरेज डेटा है। ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है रेवेन्यू दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ सीनियर ब्यूटिशियन और जूनियर ब्यूटिशियन दे रखा है, नंबर ऑफ वेबसाइट हिट दे रखा है, नंबर ऑफ सर्विसेज बुक्ड ऑनलाइन एंड कंप्लीटेड जो है वो अपने को दे रखा है, नंबर ऑफ सर्विसेज टेकन फ्रॉम रिपीट कस्टमर दे रखा है, टोटल टाइम स्पेंड दे रखा है, नंबर ऑफ न्यू सर्विस पैकेजेस अपने को दे रखा है, और कस्टमर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फॉर्म्स शोइंग स्कोर ऑफ 9 to 10। और बेटा कस्टमर ने हमारे फीडबैक फॉर्म में 9 से 10 के बीच में हमें क्या क्या रैंकिंग दी है वो अपने को यहां पे दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे नोट्स देखो। ब्यूटिशियंस आर कैटेगराइज्ड एज सीनियर इफ दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 3 years। जूनियर ब्यूटिशियंस इंक्लूड बोथ ट्रेनी ब्यूटिशियन एंड ब्यूटिशियन हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर लेस देन 3 years। तो बेटा सीनियर ब्यूटिशियन वो है जिसे काम करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है, और जूनियर ब्यूटिशियन के अंदर ट्रेनी और जो हमारी वो ब्यूटिशियन जिनको अभी काम करते हुए 3 साल से कम हुआ है उनको हम लोग जूनियर ब्यूटिशियन बोलते हैं। रूप लॉन्च 3 न्यू सर्विस पैकेजेस ड्यूरिंग द ईयर। बेटा हमने 3 नए सर्विस पैकेज जो हैं वो हमने लॉन्च किए हैं। पहला पैकेज क्या है? फ्री कूपन वर्थ ₹600 फॉर सर्विस ओवर एंड अबव 1200। मतलब अगर आपने 1200 रुपए से ज्यादा की सर्विसेज ली है तो हम आपको दूसरी बार के लिए 600 रुपए का फ्री कूपन देते हैं। दूसरा, a head massage costing only ₹240 instead of usual 480 for 10 days advanced booking। इसके अलावा हमने एक और ऑफर निकाला कि यदि आप 10 दिन पहले हेड मसाज को अगर आप बुक कराते हो तो हम आपको 480 वाला जो हेड मसाज है वो हम आपको 240 में प्रोवाइड करेंगे। तीसरा पैकेज है हेयर कट ₹120 विल बी चार्ज्ड विच यूजुअली कॉस्ट ₹360 फॉर ऑल कस्टमर बुकिंग हेयर स्पा। और हमने ये भी ऑफर निकाला है कि जो भी कस्टमर हेयर स्पा बुक कराएगा हम उसे हेयर कट ₹120 में देंगे। अगर आपने हेयर स्पा बुक कराया तो हेयर कट हम आपको ₹120 में देंगे, जबकि हेयर कट का प्राइस नॉर्मल क्या है 360। तो 360 की प्राइस वाला हेयर कट हम आपको 120 में दे देंगे। These 3 new service packages produced revenue of ₹792,000, ₹696,000 and ₹648,000 respectively। और बेटा ये जो तीनों नए पैकेजेस हैं, इन तीनों नए पैकेजेस में हम लोगों को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 792, 696 और 648 का रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, 2 comparable new service packs developed by other centers produced revenue of 528 and 504। बेटा हमारे जो बाकी सेंटर्स हैं उन्होंने नए पैकेजेस डेवलप किए सिर्फ 2 और उनका रेवेन्यू आया 5,28,000 और 5,04,000। अब मुझे यहां पर एक फीलिंग आ रही है कि हमने यहां पे रूप ने जो पैकेजेस बनाए ये पैकेजेस ज्यादा अट्रैक्टिव हैं मुकाबले में दूसरे सेंटर्स के पैकेजेस के मुकाबले। आप जरा देखो दूसरे जो सेंटर्स हैं उनके पैकेज से रेवेन्यू बहुत कम आया, और बेटा ये रेवेन्यू जो है ये बहुत कम आया है, ये बहुत कम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पैकेजेस है वो कम अट्रैक्टिव है और हमारे जो पैकेजेस हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, customers to rate the particular center from 1 to 10 in an online feedback form with 10 being the best। और यहां पे बोल रहा है कि हमारे जो कस्टमर है उनसे हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, उनसे हम लोग 1 to 10 की रेटिंग डलवाते हैं जिसमें 10 का मतलब है बेस्ट। ठीक है, अब आपसे रिक्वायर किया जा रहा है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सूप हैज रिसेंटली अटेंडेड अ वेबिनार एंड हर्ड अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटा अपन लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है
ये हम लोगों ने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सॉरी, जो हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमने ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स हमने पढ़े थे और बहुत सारे मॉडल्स के साथ साथ हमने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है वो भी हमने पढ़ा था। याद है आपको? यस, कोई बात नहीं, अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल याद नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। मैं पहले आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। The CEO is interested to know how the dimensions block could be applied at Soup Limited। और ये कह रहा है कि हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो ये जानना चाहता है कि जो हमारा डायमेंशन ब्लॉक है, डायमेंशन ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में, उसे हम लोग अपने बिजनेस में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल सुनो, क्या है? एनालाइज। बेटा जब भी आपको बोले एनालाइज तो आपको बेटा एक एक चीज को डीपली एनालाइज करना है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो कुछ भी है वो आपको बताना है। रूप्स परफॉर्मेंस आपको एनालाइज करनी है, रूप की परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द अदर सेंटर। और बेटा आपको रूप की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है कंपेयर करते हुए दूसरे सेंटर्स के साथ में। ठीक है, दूसरा, एक्सप्लेन हाउ द स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड ब्लॉक सपोर्ट्स द डायमेंशंस ब्लॉक इन केस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। आपको यह भी बताना है, अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या पूछा है, एक्सप्लेन कि हमारा स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड वाला जो ब्लॉक है, स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड वाले जो ब्लॉक्स है वो डायमेंशन वाले ब्लॉक को कैसे सपोर्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में रूप के बारे में पूछा गया है, लेकिन ध्यान से देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में रूप के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन रूप की परफॉर्मेंस के बारे में है, मतलब पहले सवाल का जवाब देते टाइम आपको रूप की परफॉर्मेंस के बारे में दिमाग लगाना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन एक थियरी क्वेश्चन है, इसमें रूप की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात नहीं पूछी गई। यहां पर सिर्फ ये पूछा गया स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड वाला जो ब्लॉक है वो डायमेंशन ब्लॉक्स को कैसे हेल्प करता है, आपको वो यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, पहला सवाल रूप के बारे में है और दूसरा सवाल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो चलो एक काम करते हैं, पहले अपन इसको समझने से पहले, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मेरे साथ में रिवाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? तो लो बेटा, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को जरा समझ लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर आपको मैंने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में बेसिकली 3 एस्पेक्ट होते हैं। 3 एस्पेक्ट क्या? पहला जो एस्पेक्ट है वो है स्टैंडर्ड। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है रिवॉर्ड। मतलब पहली चीज तो अपने को ये समझनी है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स जो हम लोग सेट कर रहे हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और दूसरा वो जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड किस तरह का होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय को ज्यादा मोटिवेट कर पाए। तो 2 पार्ट तो ये हैं, और जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। मतलब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन जो है वो क्या है। ठीक है, अब यहां पर जो डायमेंशन है उसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सर 2 कैटेगरी क्या? पहला हम लोग रिजल्ट्स को देखेंगे, मतलब जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं हम उन रिजल्ट्स को देखेंगे कि मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, जो हमारी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस रही है, हम उसको देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे रहे। और दूसरा डिटरमिनेंट्स, मतलब हमारी परफॉर्मेंस को डिसाइड करने वाले डिटरमिनेंट्स के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। मतलब वो डिटरमिनेंट्स जो हमारी फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं, वो डिटरमिनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब सुनो, रिजल्ट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मतलब
हमारा प्रॉफिट कितना हुआ इन ऑल, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और दूसरा होता है हमारा कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स। कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स का मतलब हमने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। तो एक हो जाता है फाइनेंशियल रिजल्ट और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव रिजल्ट। तो रिजल्ट्स की दो कैटेगरी हो गई, एक फाइनेंशियल रिजल्ट और दूसरा कॉम्पिटिटिव रिजल्ट। डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, हमारे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं सबसे पहला क्वालिटी, मतलब हमने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो किस क्वालिटी की सर्विस हमने प्रोवाइड की है। दूसरा हो सकता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हमने कैसा किया। तीसरा हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारे जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस में हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जो भी सडन चेंजेस हैं उन सडन चेंजेस को हम कितनी जल्दी कितने ढंग से हम हैंडल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और बेटा फिर लास्ट जो है वो आता है इनोवेशंस, मतलब हमने इनोवेशंस पे कितना काम किया। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट और हमारा कॉम्पिटिटिव रिजल्ट कैसा आएगा। जैसे क्वालिटी बेटर होगी तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बेटर होंगे। अगर हम लोग रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो हम कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट इंप्रूव होगा, हम कॉम्पिटिटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम लोग सडन चेंजेस के प्रति अपने आप को जल्दी चेंज कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट और कॉम्पिटिटिव रिजल्ट दोनों बेटर होंगे। अगर हम लोग नए इनोवेशंस लेकर के आ रहे हैं तो नए इनोवेशंस के केस में भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट और हमारे कॉम्पिटिटिव रिजल्ट बेटर होंगे। तो ये तो है रिजल्ट्स, मतलब परिणाम क्या आया, मतलब हमारी परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या, मतलब रिजल्ट के रूप में हम अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो फैक्टर जो हमारे रिजल्ट्स को डिटरमिन करने में सहायता करते हैं, मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इनोवेशंस। ठीक है। अब बेटा पहले सवाल में आपको रूप की परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने को बोला गया है, मतलब रूप की परफॉर्मेंस को बाकी के जो सेंटर्स है उनकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए बोला गया है, और वो आपको डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। अब डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है तो बेटा यहां पर आपको कंपैरिजन करके बताना होगा 6 चीजों का। 6 क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट का, तो फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए मैं जीपी रेट निकाल के कंपेयर करूंगा, और बेटा ऑब्वियस सी बात है मैं जीपी रेट निकाल के कंपेयर करूंगा तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कंपेयर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिजल्ट, आपको मालूम है कि जो वेबसाइट पर आने वाले कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कितना प्रेफर कर रहे हैं, मतलब हमारी सर्विसेज को कितना प्रेफर कर रहे हैं और बाकी सेंटर्स की सर्विसेज को कितना प्रेफर कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उस कंपैरिजन से कॉम्पिटिटिव रिजल्ट, कि मतलब हमारी सर्विसेज की क्वालिटी, हमारी सर्विसेज जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है वो हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर हम लोग क्वालिटी कंपेयर करेंगे, कैसे क्वालिटी कैसे कंपेयर होगी, जितने रिपीट कस्टमर आ रहे हैं वो हमारी बढ़िया क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं। नंबर 2, जो हमें 9 और 10 की रैंकिंग मिल रही है, जो 9 और 10 की रेटिंग मिल रही है उससे पता चलेगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेटा हमारे पास जो ब्यूटिशियन है वो हर एक ब्यूटिशियन हमारे लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो कैसा है। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है यार, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। अब एक ब्यूटी पार्लर के अंदर मेन रिसोर्स क्या है, ब्यूटिशियंस, तो हर एक ब्यूटिशियन हमारे लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दैट शोज रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा कैसा रहा। इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमें एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बेटा अगर कस्टमर को सर्व करने में हमें कम टाइम लगेगा तो हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, और अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आई तो हम इमरजेंसी को भी हैंडल कर पाएंगे अगर हमें हर एक कस्टमर में टाइम कम लगता है तो हमें कितना टाइम एक कस्टमर को सर्व करने में लग रहा है, दैट विल डिनोट आवर फ्लेक्सिबिलिटी। और इनोवेशंस, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे
जो बाकी सेंटर्स हैं वो दो नए सर्विस प्रोजेक्ट सर्विसेज जो है वो लेकर के आए। हमने 3 तरह के सर्विस प्रपोजल्स जो है वो लेकर के आए। तो पहला तो हम वहीं पे ज्यादा है। दूसरा आपने देखा होगा जो हमारी नई सर्विसेज हैं, जो हमारे नए सर्विस प्रपोजल्स हैं, उनका रेवेन्यू हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा है। तो ये क्या बता रहा है? इनोवेशन का इफेक्ट। तो बेटा मुझे कुल मिलाकर यहां पर इन 6 पॉइंट्स के अंदर डायमेंशन वाले एस्पेक्ट को एनालाइज करके बताना पड़ेगा रूप और बाकी के जो सेंटर्स हैं उनके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलता है कि ये जो स्टैंडर्ड है और ये जो रिवॉर्ड वाला है, ये रिवॉर्ड है, ये दोनों जो हमारे ब्लॉक्स हैं ये डायमेंशन वाले ब्लॉक को कैसे सपोर्ट करते हैं वो बताओ। अब यहां पर अपने से रूप के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यहां पर अपने से रूप के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आपको सिर्फ ये बोला गया स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड वाला जो ब्लॉक है वो डायमेंशन वाले ब्लॉक को कैसे हेल्प करता है। नाउ दिस इज ओनली अ थियरी क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मुझे इस पूरे के पूरे सवाल का जवाब देना है और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग मेरे साथ इस सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो जल्दी से मुझे बताओ, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस, तो लीजिए बेटा अपन शुरू करते हैं आंसर। पहला सवाल है एनालिसिस ऑफ रूप्स परफॉर्मेंस। अब रूप की परफॉर्मेंस का एनालिसिस अपन लोग करते हैं। अब आपको पता है डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे यहां पर 6 चीजें देखनी है: फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये 6 चीजें मुझे यहां पर कवर करनी है। तो मैं एक एक करके चलता हूं। सबसे पहला मैं लेता हूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखें और यहां पर देखें। सबसे पहले बात करते हैं रूप की। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं रूप की। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए मैं सबसे पहले रूप की जीपी रेट निकाल देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, रूप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रूप का रेवेन्यू जो है वो बाकी सेंटर्स के एवरेज रेवेन्यू से कम है। तो एक पॉइंट मुझे ये दिखता है कि यार रूप का जो रेवेन्यू है वो कम है, रूप का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी बाकी सेंटर से कम है, बट एट द सेम टाइम जीपी रेट जो है वो ज्यादा है। तो अपन यहां पे एनालिसिस करके लिखेंगे पूरी बात का। तो पूरी बात का एनालिसिस कैसे लिखेंगे? अपन सेल की बात बताएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की बात बताएंगे और अपन जीपी रेट की जो बात है वो भी अपन यहां पे बताएंगे। तो यहां पर रूप के लिए बात करें, या फिर एक काम करते हैं अपन इसको इस तरह का एक चार्ट बना लेते हैं। सर कैसा? ये बना लेते हैं रूप और ये बना लेते हैं सेंटर्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहला मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्स। अब जरा ध्यान से देखो, रूप का जो रेवेन्यू है, सेल्स या रेवेन्यू, वो है 91,26,000 का, और बेटा सेंटर का है 1,08,66,900 का। ये बाकी के सेंटर्स का है। ठीक है, अच्छा और यहां पर बेटा हमने ये दे रखा है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 48,50,400 का, और बाकी के सेंटर्स का है 51,37,740 का। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है बाकी के सेंटर्स का। अगर मैं सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को लेकर अगर मैं यहां पर जीपी रेट कैलकुलेट करूं तो मेरी जीपी रेट कितनी है? 48,50,400 डिवाइडेड बाई 91,26,000, और ऐसा करने पर बेटा रूप की जीपी रेट आ रही है 53.15%। और बेटा अदर सेंटर्स की देखिए तो 51,37,740 डिवाइडेड बाई 108,66900, तो ये आ रहा है बेटा 47.28%। 47.28%। अब बेटा यहां पर अपने को एनालिसिस भी लिखना है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो मैंने यहां पे निकाल दी, अब मुझे यहां पर लिखना है एनालिसिस। तो मैं एनालिसिस क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एज वी कैन सी
एज वी कैन सी सेल या अपन लिखें रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रूप is less than other centers, is less than other centers, ये बाकी के सेंटर्स से कम है, but at the same time its GP rate is higher than other centers, which shows a mixed performance. और बेटा आप इसे क्या बोलेंगे? मिक्स्ड परफॉर्मेंस. अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये मिक्स्ड परफॉर्मेंस क्यों? ठीक है, मिक्स्ड परफॉर्मेंस कैसे? अगर मैं रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट के लिहाज से देखूं, तो रूप ने लोअर परफॉर्मेंस शो की है क्योंकि अमाउंट कम है, लोअर परफॉर्मेंस शो की है. और बेटा लेकिन अगर मैं जीपी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ये हाइयर आई है. इट इज हाइयर परफॉर्मेंस. तो बेटा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाइयर आई है. ठीक है, अब यहां पे इसके बाद में वैसे जीपी रेट का जब मुद्दा आता है तो जीपी रेट के ज्यादा होने में भी एक डाउट पैदा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करके हम अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. लेकिन बेटा अगर आप यहां पे देखिए तो हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमें 9 और 10 की रैंकिंग दे रहे हैं, और 9 और 10 की रैंकिंग देने वाले कस्टमर हमारे कितने हैं? 86%. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने क्वालिटी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया है. तो हमने यहां पर क्वालिटी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. वैसे मैं आपको बताऊं, जीपी रेट ज्यादा होने के पीछे यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक भी है. यहां पर एक रीजन है कि हमारी जीपी रेट हाइयर क्यों है. अब इस बात को भी लिख देता हूं. जीपी रेट ऑफ रूप इज हाइयर बिकॉज, रूप की जीपी रेट हाइयर क्यों है? बिकॉज it is using higher proportion of junior beauticians. अब ध्यान से देखो, अब रूप की जीपी रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो रूप जो है वो जूनियर ब्यूटिशियंस को ज्यादा प्रपोर्शन में यूज कर रही है इन कंपैरिजन टू अदर सेंटर्स. बाकी सेंटर्स के मुकाबले हम लोग जूनियर ब्यूटिशियंस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. कैसे? जरा ध्यान से देखो. सीनियर ब्यूटिशियन, जूनियर ब्यूटिशियन. अब सीनियर ब्यूटिशियन और जूनियर ब्यूटिशियन का कंपैरिजन देखो. सबसे पहले बात करते हैं रूप की. तो बेटा रूप ने यहां पे 90 तो सीनियर ब्यूटिशियन रखी हैं और 60 जूनियर ब्यूटिशियन रखी हैं. अगर हम परसेंटेज ऑफ रूप देखें तो रूप का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 90 डिवाइडेड बाई 150, मतलब भाई 60% आपकी ब्यूटिशियन सीनियर ब्यूटिशियन है और 40% आपकी जो ब्यूटिशियन है वो आपकी जूनियर ब्यूटिशियन है. लेकिन बेटा अगर आप अदर सेंटर्स को देखें तो अदर सेंटर्स के केस में आपकी सीनियर ब्यूटिशियन से 110 और जूनियर ब्यूटिशियन से आपकी 55. तो परसेंटेज ऑफ अदर सेंटर्स अगर अपन लोग देखें, अगर अपन अदर सेंटर्स का प्रोपोर्शन देखें
तो बेटा 110 डिवाइडेड बाई 165, तो बेटा ये आ रहा है 66.67% और 33.33%। अब आप यहां पे देखो कि यहां पर रूप जो है वो सीनियर ब्यूटिशियंस को कम यूज कर रही है, जूनियर को ज्यादा यूज कर रही है, लेकिन बाकी के सेंटर सीनियर ज्यादा यूज कर रहे हैं, जूनियर को कम यूज कर रहे हैं। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, जो सीनियर ब्यूटिशियन है उसकी सैलरी ज्यादा होगी, जूनियर ब्यूटिशियन की सैलरी कम होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग सीनियर ब्यूटिशियन कम काम में ले रहे हैं, जूनियर ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये जो सीनियर जूनियर ब्यूटिशियन का चक्कर है, इसमें हमारी क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है। मतलब जूनियर ब्यूटिशियन ज्यादा होने की वजह से हमारी क्वालिटी गिर सकती है, लेकिन यहां पर हमारे कस्टमर जिस हिसाब से हमें रैंकिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं पर भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है। तो बेटा सबसे पहला मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन करना था। मैंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन किया और जीपी रेट ज्यादा आने के पीछे का रीजन भी मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कॉम्पिटिटिवनेस। अब बेटा हमारा जो दूसरा डायमेंशन है वो है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हमारे जो कस्टमर हैं वो हमें हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना ज्यादा पसंद करते हैं, हमें वो देखना है। अब एक बात को सोचो, यहां पे अगर आप देखो तो आपको नंबर ऑफ वेबसाइट हिट दे रखा है, मतलब वेबसाइट पर कितने लोग आए वो आपको बता रखा है, और जितने लोग आए उनमें से कितने लोगों ने हमारी सर्विसेज को प्रेफर किया आपको वो भी बता रखा है। तो आप मुझे बताइए, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी लोग हमारा एड देखते हैं या जो भी लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारी सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, वो हमसे कितना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो हमसे कितनी ज्यादा सर्विसेज लेने के लिए आते हैं। अब यहां पर मैं दो कॉलम बना देता हूं, एक रूप का और एक सेंटर्स का। ठीक है, रूप का और सेंटर्स का। अब मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ वेबसाइट हिट। नंबर ऑफ वेबसाइट हिट का मतलब हुआ कि इतने लोगों ने हमारी वेबसाइट को देखा है। तो हमारी वेबसाइट देखी कितने लोगों ने है, 15010 लोगों ने, और यहां पर हमारी वेबसाइट देखी है 19260 लोगों ने। ठीक है, लेकिन इसमें से कस्टमर्स अवेलिंग सर्विस, और बेटा हमारी सर्विस लेने वाले कस्टमर कितने हैं, और आप लोग को मालूम है कि हम लोग अपनी पूरी की पूरी सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से ही देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ सर्विस लेने वाले कस्टमर हमारे कितने हैं, 9915, और यहां पर है हमारे 12270। अब यहां पे देखो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल हिट्स, मतलब जितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए उनमें से कितने लोगों ने हमारी सर्विसेज को प्रेफर किया और हमारी सर्विसेज के लिए बुकिंग करवाई। तो 9915 डिवाइडेड बाय 15010, तो बेटा यहां पे देखो 66.06%, मतलब हमारी वेबसाइट पर आने वाले जितने भी कस्टमर हैं उनमें से 66% लोगों ने हमारी सर्विसेज को प्रेफर किया और हमारी बुकिंग करा दी। ठीक है, लेकिन बाकी सेंटर्स में देखें 12270 डिवाइडेड बाय 19260, तो यहां पर अगर अपन लोग देखें तो ये है 63.71%। मतलब बाकी के सेंटर्स में वेबसाइट को विजिट करके ऑफर लेने वाले या सर्विसेज अवेल करने वाले कस्टमर कितने हैं, 63%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कस्टमर्स की नजर में हमारी जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे कस्टमर कन्वर्जन ज्यादा है, कॉम्पिटिटर के कस्टमर कन्वर्जन कम है। तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर को हमारी सर्विसेज ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हैं, इसका मतलब हमारे पास कॉम्पिटिटिव एज है। लेकिन एक और बात, अगर आप यहां पर देखें तो हमारे वेबसाइट हिट जो हैं वो कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम है, हमारे बाकी सेंटर्स के मुकाबले हमारा जो वेबसाइट हिट है वो कम है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट प्रमोशन में कहीं कमी है और हमें अपनी वेबसाइट पर हिट्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन एक और बात, इस सवाल में सिर्फ परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए बोला गया है, इसमें हमें कुछ भी रिकमेंड करने के लिए नहीं बोला गया। मतलब यहां पर हमें कुछ भी रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बोला गया कि आप कोई ऐसा कदम उठाओ कि हमारी वेबसाइट हिट्स बढ़े, ऐसा रिकमेंडेशन देने के लिए हमें नहीं बोला गया। यहां पर सिर्फ एनालाइज करने के लिए बोला गया है, तो हम अपना एनालिसिस जो है वो यहां पे रख देते हैं। तो ये लीजिए बेटा हमारा एनालिसिस, इवन दो our website hits are less, but our conversion ratio is higher. Our conversion ratio is higher, which means that our services are more attractive than our competitors. तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं हमारे कस्टमर्स के मुकाबले, हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। ठीक है, तीसरी बात, अब यहां पर मैं रिजल्ट्स वाले दोनों पॉइंट ले चुका, अब मुझे डिटर्मिनेंट्स पर आना है। क्वालिटी, अब बेटा क्वालिटी के पॉइंट पर मुझे बताना है कि हमारी परफॉर्मेंस और हमारे जो बाकी सेंटर्स की परफॉर्मेंस है उनमें क्या फर्क रहा। तो यहां पर मैं वही दो कॉलम कर देता हूं, रूप और दूसरा कर देता हूं सेंटर्स। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहला बेटा यहां पर मैं देखता हूं कस्टमर परसेंटेज, या लिखो परसेंटेज ऑफ 9 और 10 रैंकिंग रेटिंग। बेटा 9 और 10 की रेटिंग हमें कितने परसेंट केसेस में मिली है? तो बेटा हमारे कस्टमर्स ने 9 और 10 की रेटिंग हमें दी है 86% केसेस में, और बाकी के सेंटर्स को ये रेटिंग मिली है 77% केसेस में। कितने केसेस में? 77% केसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर्स, परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर्स। अब हमारे रिपीट कस्टमर्स के परसेंटेज को देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे रिपीट कस्टमर जो हैं वो कितने हैं? तो नंबर ऑफ सर्विसेज टेकन फ्रॉम रिपीट कस्टमर, बेटा रिपीट कस्टमर वाली सर्विसेज हैं 1510, और बेटा हमारे पास जो टोटल सर्विसेज बुक हुई हैं वो हैं 9915 इंटू 100। अब आप मुझे बताइए बेटा 1510 सर्विसेज हमने बुक करवाई हैं 9915 में से, और ये जो है ये रिपीट कस्टमर हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे 15.23% कस्टमर जो हैं ये रिपीट कस्टमर हैं। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर कस्टमर रिपीट होकर के आ रहा है दैट शोज कि मेरी सर्विसेज उसे बहुत अच्छी लगी हैं। इधर देखो, बाकी सेंटर्स में देखो, रिपीट कस्टमर्स हैं 1605 डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर जो आए हैं वो हैं 12270 इंटू 100। तो बेटा यहां पे अगर अपन लोग देखें तो 1605 डिवाइडेड बाय 12270, तो बेटा करीब करीब हमारे 13.08% जो हमारे कस्टमर हैं वो रिपीट कस्टमर हैं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, रेटिंग और रिपीट कस्टमर का प्रपोर्शन, दोनों बातें ये बताती हैं कि रूप की क्वालिटी बाकी जो अदर सेंटर्स हैं उनके मुकाबले में बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो रही है। अब यहां पर एक मजेदार बात देखने की ये भी है कि रूप के अंदर ज्यादा प्रपोर्शन जो है वो जूनियर ब्यूटिशियंस का प्रपोर्शन ज्यादा है, और जूनियर ब्यूटिशियंस का प्रपोर्शन ज्यादा होने के बावजूद क्वालिटी जो है वो बेटर जा रही है। इट इज अ मैटर ऑफ स्टडी। अब ये
समझने लायक चीज है, ये दिमाग लगाने लायक चीज है, जिस पर मैनेजमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए कि जूनियर ब्यूटिशियंस का प्रपोर्शन ज्यादा होने के बावजूद यहां पर क्वालिटी जो है वो रूप की बेटर क्यों आ रही है। ठीक है, लिखो, इवन दो रूप हैज हायर प्रपोर्शन, रूप हैज हायर प्रपोर्शन of junior beauticians, but still Roop has managed to provide better services oblique quality to customers। तो बेटा रूप ने अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं पॉइंट नंबर डी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो भैया हमारे लिए रिसोर्स क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है हमारी ब्यूटिशियंस। क्यों? क्योंकि कस्टमर को सर्विस देने का काम कर कौन रही है? ब्यूटिशियंस। तो वही हमारा रिसोर्स है। तो यहां पर आ गया रूप और यहां पर आ गए सेंटर्स। अब हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने हमारे लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो देखें तो उसे हमें पता चल जाएगा कि हमने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा किया। तो जरा देखें, रेवेन्यू पर ब्यूटिशियन। अब बेटा हर एक ब्यूटिशियन ने अपने लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया? बेटा टोटल रेवेन्यू रूप ने जनरेट किया 91,26,000 का, और ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ब्यूटिशियंस कितनी रही? 150। बेटा अदर सेंटर्स की बात करें तो अदर सेंटर्स ने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, 108,66,900 का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन बेटा ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ब्यूटिशियंस कितनी रही? 165। तो 91,26,000 डिवाइडेड बाय 150, तो बेटा हर एक ब्यूटिशियन रेवेन्यू जनरेट कर रही है 60,840 का। 108,66,900 डिवाइडेड बाय 165 ब्यूटिशियंस, तो आ रहा है 65,860 का। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक बात ये नजर आ रही है कि रूप का रिसोर्स यूटिलाइजेशन उतना बेहतर नहीं है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों नहीं है? मैंने बोला ध्यान से देखो, रूप की हर एक ब्यूटिशियन कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अदर सेंटर्स की हर एक ब्यूटिशियन हमारे लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन रूप के केस में बेटर नहीं है, बल्कि अदर सेंटर्स का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो बेटर है। बट एट द सेम टाइम इसके पीछे और एनालाइज करें तो अपन बोल सकते हैं कि रूप के अंदर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, क्यों? क्योंकि रूप के पास में जूनियर ब्यूटिशियन का प्रपोर्शन ज्यादा है, और क्योंकि जूनियर ब्यूटिशियन ज्यादा है इस वजह से उनको टाइम ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा टाइम लगने की वजह से ये लोग कम कस्टमर्स को सर्विस दे पा रहे हैं, और कम कस्टमर्स को सर्विस देने की वजह से रेवेन्यू पर ब्यूटिशियन कम आ रहा है। बट एट द सेम टाइम एक रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है रूप वाला जो सेंटर है यहां पर हम लोग ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए हमारी हर एक ब्यूटिशियन को ज्यादा टाइम लग रहा है। बट एट द सेम टाइम हमारी क्वालिटी जो है वो बाकी सेंटर से ऊपर है। और एक और बात, इसके बावजूद रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होने के बावजूद हमारा जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा हाई है। तो भैया भले ही हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिर भी हमारा जीपी मार्जिन ज्यादा है। तो भैया मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह खराब परफॉर्मेंस है। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर है, बट एट द सेम टाइम हमारी सर्विस क्वालिटी बेटर है, हमारा जीपी मार्जिन बेटर है।
तो हम इस परफॉर्मेंस को खराब परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन of Roop is poor in comparison to other centers. This can be due to higher proportion of junior beauticians, as they may be taking more time on each customer, क्योंकि बेटा उन्हें हर एक कस्टमर को अपनी सर्विस देने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा। ठीक है ना, बट बेटा ये परफॉर्मेंस खराब नहीं बोली जा सकती। दिस कांट बी टेकन as adverse performance fully because बेटा ये जो परफॉर्मेंस है ये पूरी की पूरी तरह खराब परफॉर्मेंस नहीं मानी जा सकती। सर पूरी तरह खराब क्यों नहीं मानी जा सकती? बिकॉज रूप स्टिल हैज higher quality results and better GP margin. क्वालिटी रिजल्ट अच्छे हैं, GP मार्जिन अच्छा है, which may be due to more comprehensive services. ठीक है, अब बेटा ऐसा क्या ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोग अपने कस्टमर को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि हम अपने कस्टमर को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस वजह से हमें टाइम ज्यादा लगेगा, पर कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, क्वालिटी बेटर होगी, रेवेन्यू बेटर होगा। तो आप इसे पूरी तरह खराब परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर बात आती है ई, फ्लेक्सिबिलिटी। अब भैया फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई बदलाव आ जाए या ऑल ऑफ अ सडन अगर हमारे पास कोई ऑफर आ जाए, काम आ जाए, तो क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हम अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को किसी सडन चेंज के लिए अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पे देखो रूप की बात करते हैं और अदर सेंटर्स की बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसे अपने कस्टमर्स को सर्विस देने में कम टाइम लग रहा होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होएगा, और जिसे ज्यादा टाइम लगता होगा हर एक कस्टमर को सर्विस देने में वो कम फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो जरा देखो ड्यूरेशन पर कस्टमर, बेटा हर एक कस्टमर के ऊपर अपने को कितना टाइम देना पड़ रहा है। तो यहां पर देखो बेटा हमने टोटल 24120 आवर्स लगाई, और ये टाइम लगाकर हमने टोटल कितने लोगों को सर्विस दी, 9915 कस्टमर्स को अपनी सर्विस दी है। बाकी सेंटर्स की बात करें तो बाकी सेंटर्स को टाइम लगा 25880 आवर्स, और 25880 आवर्स में इन्होंने टोटल सर्विस प्रोवाइड की है कितनी, 12270 कस्टमर्स को। तो ये लीजिए बेटा 24120 डिवाइडेड बाय 9915, तो ये आ गया 2.43 आवर्स।
मतलब बेटा हर एक कस्टमर को अपनी सर्विस देने में हमने 2.43 आवर्स लगाए हैं। 25880 डिवाइडेड बाई 12270 और ये आ रहा है 2.11 आवर्स। तो आप मुझे बताइए, अगर बाकी के जो सेंटर्स हैं उन्हें अगर कम टाइम लग रहा है हर एक कस्टमर पे, तो ऑब्वियस बात है अगर कोई सडन ऑफर आया या सडन काम आ गया, सडन प्रपोजल आ गया, तो बाकी के सेंटर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं बजाय की रूप के। तो हमारा एनालिसिस क्या है? रूप इज लेस फ्लेक्सिबल in comparison to other centers। बाकी के सेंटर्स के मुकाबले रूप जो है वो कम फ्लेक्सिबल है। अब ऑब्वियस बात है बेटा, जो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो ज्यादा टाइम लगा रहा है हर एक कस्टमर के ऊपर, ऑब्वियस ही बात है वो कम फ्लेक्सिबल होगा नए चेंजेस के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन एक जो ब्राइड है वो आ जाती है और ब्राइड आकर के बोलती है कि आप मेरा मेकअप कर दो। तो भैया यहां पर हम लोग मेकअप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें हर एक कस्टमर में कम टाइम लग रहा है, तो हम इस एडिशनल कस्टमर को भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। पर ये नहीं दे पाएगा क्योंकि इसको तो ऑलरेडी हर एक कस्टमर के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है? ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, इनोवेशंस। इनोवेशंस, अब बात करें इनोवेशंस की, तो मैंने दो कॉलम कर दिए, रूप और अदर सेंटर्स। अब जरा देखो, सबसे पहला मुझे बताओ न्यू सर्विस पैकेजेस कितने हैं? न्यू सर्विस पैकेज बेटा जल्दी से बताओ, रूप जो है वो कितने सर्विस पैकेज लेके आई? नए 3। बाकी के सेंटर्स नए सर्विस पैकेज कितने लेके आए? 2। तो पहले ही दिख रहा है कि रूप इनोवेशन पे ज्यादा मेहनत कर रहा है। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ न्यू सर्विस पैकेज रेवेन्यू, मतलब जो नए सर्विस पैकेज हैं उनका जो रेवेन्यू आया है वो हमारे टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है? तो जरा देखो, तीनों को ऐड कर दो बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है 7,92,000, 6,96,000 और 6,48,000। रूप का 21,36,000 का जो रेवेन्यू है वो नए सर्विस पैकेज का रेवेन्यू है। और बेटा जरा ध्यान से देखो, रूप का टोटल रेवेन्यू कितना है? 91,26,000 ये रूप का टोटल रेवेन्यू है। तो आप ही लगाइए 21,36,000 का रेवेन्यू नए वाली सर्विस पैकेज का है, डिवाइडेड बाय 91,26,000, तो बेटा ये आ रहा है 23.41%। मतलब रूप का 23.41% रेवेन्यू नए सर्विस पैकेजेस का आ रहा है। अच्छा, बाकी के सेंटर्स का देखें तो भाई दो पैकेज हैं, दोनों पैकेज का रेवेन्यू आया 5,28,000 और 5,04,000, दोनों मिलाकर 10,32,000। तो बाकी के सेंटर्स को देखिए तो 10,32,000 का रेवेन्यू आया है नए पैकेज से और टोटल रेवेन्यू है 108,66,900। तो ये जो 108,66,900 ये जो टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल रेवेन्यू है अदर सेंटर्स का। तो आप ही मुझे बताओ 10,32,000 डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू 108,66,900, मतलब मेरे टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 9.5% न्यू सर्विस पैकेज का है। इसका मतलब एक बात को समझो, रूप के जो नए सर्विस पैकेजेस है वो कहीं गुना ज्यादा अट्रैक्टिव हैं बाकी सेंटर्स के मुकाबले। रूप के रेवेन्यू का 23% नए पैकेजेस से आ रहा है, जबकि बाकी सेंटर्स के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 9.5% न्यू पैकेजेस से आ रहा है। इसका मतलब रूप के इनोवेशन मार्केट में ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ऑन इनोवेशन पार्ट, रूप हैज कंप्लीटली आउट परफॉर्म्ड का मतलब होता है बहुत जोरदार परफॉर्म कर दिया, आउट परफॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू
अदर सेंटर्स, मतलब बाकी सेंटर्स के मुकाबले हमने बिल्कुल ही आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, आप देख लो, बिल्कुल आउट परफॉर्म कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन में मुझे डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रूप की परफॉर्मेंस को बाकी सेंटर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने को बोला था, तो मैंने यहां पे रिजल्ट और डिटर्मिनेंट दोनों वाला पोर्शन ले लिया। रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, और डिटर्मिनेंट्स में क्वालिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने चारों एस्पेक्ट्स को यहां पे ले लिया। अब सवाल ये कहता है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है और जो रिवॉर्ड वाला पार्ट है, वो कैसे डायमेंशन वाले पार्ट को सपोर्ट करता है, ये एक्सप्लेन करो। अब यहां पे रूप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बारे में नहीं बोला है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दो एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला गया है। ठीक है, तो लीजिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर पहली बात है स्टैंडर्ड और दूसरी बात है रिवॉर्ड। स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड। अब आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब तक स्टैंडर्ड नहीं होंगे तब तक हमारा एम्प्लॉय कभी भी बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। जैसे एक बहुत छोटे से बात बताता हूं, एक आपने सुना होगा कभी विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कभी भी आप दो मैचेस को देखो, एक होते हैं एग्जीबिशन मैचेस और दूसरा होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड मैचेस हैं। एग्जीबिशन मैचेस हैं जहां पर आदमी बस खेलता है, लेकिन वो जो भी स्कोर करेगा, जो भी विकेट लेगा या जो भी रन बनाएगा, वो उसके करियर में ऐड नहीं होते। लेकिन जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड मैचेस होते हैं उनमें वो जितने भी रन बनाएगा और जितने भी विकेट लेगा वो उसके रिकॉर्ड में जुड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जीबिशन मैचेस को वो मजाक की तरह खेलते हैं, मतलब वो कभी भी सीरियस लेके नहीं खेलते। लेकिन जो जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड मैचेस हैं उनमें वो पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि वो उनके रिकॉर्ड में जुड़ने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होगा तब तक कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट ही नहीं होगा ज्यादा बेटर काम करने के लिए। ठीक है, और बेटा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड या बेसिस। भैया एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा ना, जिसके हम लोग बताएं कि भैया इससे नीचे अगर आपने काम किया तो खराब माना जाएगा, इससे बेटर अगर आपने काम किया तो बढ़िया माना जाएगा और आपको इनाम मिलेंगे। तो भाई साहब, इनाम देने के लिए परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना जरूरी है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड। तो भाई साहब, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस सब कुछ निकल कर आएगी जब आप स्टैंडर्ड तय करोगे और एम्प्लॉइज को अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड दोगे। सही बात है ना। लेकिन स्टैंडर्ड के लिए कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, ओनरशिप। जब आप कोई भी टारगेट सेट करते हो या स्टैंडर्ड सेट करते हो, तब आप एम्प्लॉय को उसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि एम्प्लॉय को यह लगना चाहिए कि मैंने अपने लिए खुद टारगेट सेट किया है। अगर एम्प्लॉय को यह लगेगा कि उसने खुद अपने लिए टारगेट सेट किया तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड खुद तय करके उसके ऊपर दे दिया, अगर आपने खुद ने बता दिया कि भैया तुमको ये स्टैंडर्ड पूरा करना है, तुमको ये टारगेट पूरा करना है, तो एम्प्लॉय को हमेशा ये फील आता है कि यार ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो टारगेट है, ये मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, और थोपा जा रहा है तो भैया वो उसको परफॉर्म करने की इच्छा नहीं रखता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एम्प्लॉय इन्वॉल्व होने चाहिए स्टैंडर्ड सेट करते टाइम। दूसरा है इक्विटी। बेटा ये जो स्टैंडर्ड आप तय कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड सबके लिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जने को जो टारगेट मिला है वो बहुत इजी है, दूसरे जने को जो टारगेट मिला है वो बहुत हाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट एकदम फेयर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एकदम फेयर होनी चाहिए, सभी के लिए वो बराबरी से तय किए जाने चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है वो है अचीवेबल। बेटा आपको टारगेट ऐसे सेट करने हैं जो अचीवेबल हो। अगर आपने ऐसे टारगेट सेट कर दिए जो अचीवेबल ही नहीं है, तो बेटा वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते, बल्कि उल्टे एम्प्लॉय को डीमोटिवेट करते हैं। तो भाई साहब, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारनी है, अगर आपको अपनी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस सुधारनी है, तो आपको टारगेट सेट करने होंगे। टारगेट सेट करते टाइम ध्यान रखना, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो ताकि उसे लगे ये टारगेट मैंने खुद ने सेट किया है। इक्विटी मतलब ये टारगेट सभी के लिए फेयर होने चाहिए, ऐसा ना हो किसी के लिए मुश्किल सेट हो जाए, किसी के लिए इजी सेट हो जाए, नहीं।
तीसरा अचीवेबल, टारगेट हमेशा ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो, ऐसे सेट मत करो जो शुरुआत में ही पता हो आदमी को कि यार मैं मेहनत करके भी इसे अचीव नहीं कर सकता, तो फिर वो अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेगा। नंबर 2, अगर उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड के अंदर भी कुछ कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जो भी आपका रिवॉर्ड सिस्टम है उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक चाहिए मोटिवेशन। मतलब आपका रिवॉर्ड इतना छोटे अमाउंट का नहीं होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट ही नहीं करे। आपका रिवॉर्ड इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला एम्प्लॉय उसे पाने की कोशिश करे, मोटिवेटेड फील हो। नंबर 2, क्लियर। बेटा आपका जो भी रिवॉर्ड कैलकुलेट करने का तरीका है, वो रिवॉर्ड कैलकुलेट करने का तरीका अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मतलब आपका हर एक एम्प्लॉय ये जानना चाहिए कि भैया उसको जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो रिवॉर्ड कैलकुलेट कैसे होता है, वो क्लैरिटी उसको पूरी होनी चाहिए, तभी तो सही परफॉर्म करेगा। नंबर तीन है कंट्रोलेबिलिटी। इसका मतलब जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए दिया जाना चाहिए जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में थी। अगर आपने किसी ऐसी चीज के लिए एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हो जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम ही गलत है। तो आपको रिवॉर्ड हमेशा उन्हीं फैक्टर्स के लिए, उसी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाना चाहिए जो कि उसके कंट्रोल में थी। ठीक है, अब बेटा ये जो दोनों बातें जो मैंने यहां पे लिखवाई, बस ये वाली बात का आपको यहां पे जवाब देना है। इस जवाब को देते टाइम आपको रूप के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि रूप के बारे में यहां पर कुछ भी पूछा नहीं गया है। सिर्फ ये बोला बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का जो डायमेंशन वाला फैक्टर है, डायमेंशन वाला जो ब्लॉक है, उसे ये दो ब्लॉक कैसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों के बारे में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। दैट्स इट, बात खत्म। तो ये लीजिए बेटा, यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की बात यहीं पर अब मैं रोक देता हूं। अब रोजाना मैं आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो अपलोड करता जाऊंगा, जिसमें मैं रोजाना आप लोगों के लिए ये सारा जो केस स्टडी डाइजेस्ट है इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डालता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर शर्त यह है कि आप लोग इन लेक्चर्स को डेली अटेंड करते जाओ, डेली कंप्लीट करते जाओ, ताकि एग्जाम तक आप लोगों के सारे ये क्वेश्चंस, ये 49 क्वेश्चन जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, ये पूरे 49 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम तक कवर हो जाएं। लेकिन लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब डेली हमारे जो सेशन है, डेली जो मेरा लेक्चर है वो आप लोगों के पास आता रहेगा। डेली आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करते जाओ और ये सारे केस स्टडीज, सारे स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन और सारे केस सिनेरियोज में आपको यहां पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में।